वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 की जो विज्ञान की वर्कबुक है उसका हम कार्यपत्रक 53 और 54 दोनों को एक साथ हल करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा ध्वनि, साथ ही इसके अंदर हमारे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो रहेगा श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि। चलो इसके जितने भी क्वेश्चन है उनको एक बार हल करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द भरकर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, मच्छरों के अपने कान के पास आने पर उसके कंपन से उत्पन्न ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होने से हमें ध्वनि क्या होगी बच्चों, बुरी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि 20 हर्ट्ज से कम है। क्योंकि हमें पता है अगर हमारे कानों को जो ध्वनि सुननी चाहिए वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 20 हर्ट्ज की होनी चाहिए। 20 से लगाकर 20,000 हर्ट्ज तक की होनी चाहिए। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो वो भी नुकसानदायक है, और अगर 20 हर्ट्ज से कम है, अगर माना कि अगर अपने कानों में जो ध्वनि आ रही 20 हर्ट्ज से कम है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि वो हमें सुनाई ही नहीं देगी। अगर ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम है तो सुनाई नहीं देगी। अगर वो 20 हर्ट्ज से लगाकर 20 के हर्ट्ज है तो हम उसको सुन सकते हैं, यानी 20,000 के बीच है तो सुन सकते हैं। और अगर वो 20,000 से ज्यादा है तो भी क्या है, अपने कानों के लिए नुकसानदायक है। तो यहां पर बोला है कि मच्छर के अपने कान के पास आने पर उसके कंपन से उत्पन्न ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होने से हमें ध्वनि क्या लगती है, बुरी लगती है, क्योंकि हमारे कानों तक अच्छे से नहीं पहुंचती है। अगला है, रेलवे स्टेशन पर जब रेल उच्च ध्वनि से हॉर्न बजाती है तो हमारे कानों को पूरी लगती है, क्योंकि यह आवृत्ति सुनने लायक आवृत्ति से अधिक होती है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है अगर कोई ध्वनि 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो भी क्या है, हमारे लिए नुकसानदायक है, यानी हम बहरे हो सकते हैं। अगला है, ध्वनि की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज 20 हर्ट्ज, इसमें हर्ट्ज क्या है, तो हर्ट्ज क्या है बच्चों, ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक है। यानी आवृत्ति को हम किस में मापते हैं बच्चों, यहाँ पर हर्ट्ज के अंदर मापते हैं। अगला है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली अश्रव्य ध्वनि अवश्रव्य ध्वनि कहलाती है। बिल्कुल राइट है बच्चों। अगला है, 20 हर्ट्ज से अधिक परंतु 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि हमारी श्रव्य ध्वनि कहलाती है। बिल्कुल सही है। अगला है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली अश्रव्य ध्वनि पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है। यह भी बिल्कुल सही है। मच्छरों के अपने कान के पास भिनभिनाने से उत्पन्न ध्वनि पराश्रव्य ध्वनि होती नहीं होती बच्चों, क्योंकि इसका जो मान होता है वो 20 हर्ट्ज से कम है। तो ये क्या होनी चाहिए, हमारी अश्रव्य ध्वनि होनी चाहिए। यानी अगर हम बात करें तो 3 तरह की ध्वनि हो गई। सबसे पहली तो हो गई हमारी अवश्रव्य, दूसरी हो जाएगी श्रव्य, और तीसरी क्या हो जाएगी बच्चों, पराश्रव्य ध्वनि। यानी जिसका मान 20 हर्ट्ज से क्या है, कम है। जिसका मान 20 हर्ट्ज से लगाकर 20 के हर्ट्ज के बीच है तो वो हमारी श्रव्य, यानी हमारे कान उसको सुन सकते हैं। अगर किसी ध्वनि का मान 20,000 हर्ट्ज से क्या है, अधिक है, तो वो अपने कानों को क्या पहुंचाएगी बच्चों, नुकसान पहुंचाएगी। ये तीनों पॉइंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन लास्ट वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, इसके अंदर गलत है। तो सही कथन है तो ए, बी और सी, यानी तीनों कथन क्या हो जाएंगे बच्चों, इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। अगला है कार्यपत्रक 54, जिसके अंदर हमारा चैप्टर तो बच्चों ध्वनि वाला ही है। यहाँ पर बोला है ध्वनि प्रदूषण, यानी ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताना है। पहला सवाल है, आपके घर में उपलब्ध कौन कौन से ध्वनि स्रोत ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यानी हमें बताना है कि अपने घर में ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस यानी स्रोत हैं जिसके द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। तो देखो सबसे पहले टीवी हो गया, इससे भी क्या होती है बच्चों, ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला है बांसुरी है, इससे भी क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला हो जाएगा ढोलक, ढोलक को बजाने पे भी ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला है हारमोनियम, हारमोनियम के द्वारा भी ध्वनि का उत्पादन होता है। रेडियो है, इसके द्वारा भी ध्वनि उत्पन्न होती है। और हमारा जो मोबाइल, जो सबसे ज्यादा यूज में लिए जाने वाली डिवाइस है, इसके द्वारा भी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, ध्वनि उत्पन्न करने वाले हमारे घर के स्रोत हो जाएंगे। अगला है, आपको कौन कौन से वाद्य यंत्रों की ध्वनियां सुनना अच्छा लगता है। यानी हमें बताना है ऐसे कौन से वाद्य यंत्र है जिनकी ध्वनि अपने कानों को अति प्रिय लगती है, यानी आपको बहुत ही अच्छा महसूस करती है। अगला है बच्चों, इसके अंदर जो आंसर होगा, एक तो बांसुरी है। बांसुरी की जो ध्वनि होती है बच्चों वो क्या होती है, बिल्कुल मधुर होती है, यानी कानों को अच्छी लगती है। हारमोनियम है, इसकी ध्वनि भी क्या होती है बच्चों, बिल्कुल मधुर होती है, तो अपने कानों को बहुत ही प्रिय लगती है। तो इसका आंसर हो जाएंगे बांसुरी और हारमोनियम, दोनों क्या है बच्चों, ऐसे वाद्य यंत्र है जिनकी ध्वनि अपने कानों को बहुत ही प्रिय लगती है। अगला है, शोर
वह मधुर संगीत में क्या अंतर है? अप्रिय ध्वनि को हम शोर कहते हैं, यानी ऐसी ध्वनि जिसका मान 20 किलोहर्ट्ज से अधिक हो तो वो क्या कहलाता है बच्चों? शोर कहलाता है, क्योंकि वो अपने कानों को नुकसान पहुंचाता है, वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल सही नहीं है। जबकि कानों को प्रिय लगने वाली मधुर ध्वनि को संगीत कहते हैं, यानी ऐसी ध्वनि जो कानों को प्रिय लगती है तो वो तो क्या कहलाती है? हमारा संगीत कहलाती है। और जबकि ऐसी ध्वनि जो अपने कानों को बिल्कुल भी प्रिय नहीं लगती है वो क्या कहलाता? हमारा शोर कहलाता है। चलो अगला सवाल देखते हैं। शोर या तेज ध्वनि से होने वाले प्रदूषण को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों उसको हम ध्वनि के द्वारा जो भी प्रदूषण उत्पन्न होता है हम उसको ध्वनि प्रदूषण के नाम से जानते हैं। यदि लगातार तेज ध्वनि के संपर्क में रहें तो आपको कौन कौन सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? यानी अगर आप हमेशा 20 किलोहर्ट्ज, यानी आप जहां पर रहते हो वहां की जो ध्वनि है वो हमेशा कितनी है? 20 किलोहर्ट्ज। यहाँ पे बच्चों के और आएगा 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक की ध्वनि है तो क्या होगा? आपके शरीर पर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? तो पहला हो जाएगा बच्चों हमारे, यदि देखो सबसे पहला चिड़चिड़ापन, यानी अगर आप हमेशा इस प्रकार की ध्वनि के संपर्क में रहेंगे तो आपको चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो सकता है। उच्च रक्तचाप हो सकता है, यानी बीपी आपकी बढ़ सकती है। तनाव, यानी आपको टेंशन हो सकती है। अगला है श्रवण शक्ति का ह्रास, यानी आपकी जो सुनने की क्षमता है उसमें भी कमी हो सकती है। अनिद्रा रोग, यानी आपको नींद आना भी मुश्किल हो सकता है। याददाश्त कमजोर, यानी आपको याद करने की जो क्षमता होती है आपके शरीर की वो भी क्या हो सकती है? कम हो सकती है। ये सारी क्या होती है समस्याएं आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप हमेशा 20 के हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि से बचने का प्रयास करें, क्योंकि ये जितनी भी ध्वनियां होती है सब अपने शरीर को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो इनसे बचने का प्रयास जरूर करें। अगला है आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? आवासीय यानी जहां पर हम लोग रहते हैं वहां पर जो भी ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? तो देखो सड़कों के किनारे किनारे वृक्षारोपण करके, यानी हमारे घर के दोनों तरफ जहां पर हम रहते हैं वहां पे जो सड़क होती है उसके दोनों किनारों पे हम क्या लगा देंगे बच्चों? वृक्ष। क्योंकि वृक्ष क्या करते हैं? जो भी ध्वनि उत्पन्न होती है उसको क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण का मान कम हो जाता है। दूसरा है घरों में पेड़ लगाकर, यानी आपको घरों में भी अगर ध्वनि प्रदूषण से बचना है तो अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए। सामुदायिक वाहनों का अधिकाधिक उपयोग करके, यानी सामुदायिक मतलब बच्चों ऐसे साधन जो सामुदायिक साधन हो उनका हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। अन्य ध्वनि उत्पादक यंत्रों को नियंत्रित मात्रा में उपयोग करके प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी ऐसे यंत्र जिनके द्वारा क्या हो रही ध्वनि ज्यादा उत्पन्न होती है तो हम क्या करें? उनका कम प्रयोग करें। यानी जिनके द्वारा ध्वनि ज्यादा उत्पन्न हो रही है उनका अगर आप कम प्रयोग करोगे तो वैसे भी आप ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हो। इसलिए ये निम्न कारण है, आपको एक तो रोड के दोनों तरफ पेड़ लगाने चाहिए, घरों में भी पेड़ लगाना चाहिए, साथ ही सामुदायिक जो भी वाहन है उनका हमें प्रयोग करना चाहिए, साथ ही जिन यंत्रों के द्वारा ध्वनि ज्यादा उत्पन्न होती है उनका हमें कम प्रयोग करना चाहिए। इससे हम ध्वनि प्रदूषण को काफी मात्रा तक नियंत्रण कर सकते हैं। अगला है ध्वनि प्रदूषण से शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो देखो सबसे पहले होगा कान होगा, मस्तिष्क होगा और हमारा हृदय। ये तीनों चीजें क्या होती है? इससे नुकसान पहुंचता है। अगला है बच्चों कार्यपत्रक 55। इसके अंदर हमें खाद्य संसाधनों में सुधार, यानी जो हमारा अध्याय नंबर 12 है साइंस का सबसे लास्ट वाला चैप्टर, उसके बारे में अध्याय करेंगे। यहाँ पर हमें रबी और खरीफ की फसल के बारे में बताना है। तो बच्चों देखो दो प्रकार की फसल होती है वैसे तो हमारे पास। देखो सबसे पहले हो गई खरीफ की, जो कब बोई जाती है? वर्षा के दिनों में, वर्षा दिनों में बोई जाती है, ठीक है। और एक होती है हमारी रबी की फसल, जो कब बोई जाती है? सर्दियों में बोई जाती है। दो प्रकार की फसल, एक और होती है जायद, लेकिन हमें केवल दो का ही ज्यादा ध्यान रखना है। चलो सवाल देख लेते हैं। वर्षा ऋतु में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? यानी बरसात के समय में कौन कौन सी फसलों को बोया जाता है? तो सबसे पहले मक्का हो गया, उसके बाद बाजरा हो गया, धान हो गया, कपास हो गया और सोयाबीन। यानी ये ऐसी फसलें हैं जिनको बरसात के दिनों में ही बोया जाता है। अगला है शीत ऋतु में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? यानी यहाँ पर रबी की फसल की बात हो रही है, ऊपर हमारी जो खरीफ की फसलें थे उनके बारे में बोला गया है। तो गेहूं हो जाएगा, उसके बाद चना हो गया, सरसों हो गया, जो मटर आदि। यानी ये प्रमुख फसलें हैं जो रबी की फसल कहलाती है और इनको शीत ऋतु यानी सर्दियों के दिनों में ही बोया जाता है।
वे फसलें जो बरसात में बोई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो बच्चों उनको हम खरीफ की फसलों के नाम से जानते हैं। वे फसलें जो शीत ऋतु में बोई जाती है उनको हम रबी की फसलें कहते हैं। रबी की फसल और खरीफ की फसल के मौसम के मध्य मार्च से जून माह में बीच कौन सी फसल बोई जाती है? तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था, हमारे पास 3 प्रकार की फसलें होती है। ये पहली रबी हो गई, दूसरा खरीफ होगी और तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों? जायद की फसल। लेकिन हम हमेशा 2 चीज़ों पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक फसल और होती है जो कौन कौन सा महीना, मार्च और जून के मध्य में बोई जाती है, यानी रबी की फसल के बाद हम कौन सी फसल को बोते हैं बच्चों? जायद की फसल को बोते हैं। 4 जायद फसलों के नाम लिखिए। तो बच्चों तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी और खीरा, ये सारी कौन सी फसलें कहलाती हैं? हमारी जायद की फसलें कहलाती है। यदि गेहूं को वर्षा ऋतु में बोया जाए तो क्या होगा? गेहूं ठंडे मौसम वाली फसल है। सबसे पहले तो ये कब बोनी जानी चाहिए? सर्दियों के अंत। यदि इसे वर्षा ऋतु में बोया जाए तो ये अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाएगी और फसल क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, क्योंकि इसमें बरसात की मात्रा क्या होगी? पानी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है, जिसके कारण ये फसल खराब हो सकती है। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता है? धान को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। यह गर्म आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से उगता है, अतः शीत ऋतु में कम तापमान में कम पानी की वजह से ये अच्छे से वृद्धि और विकास नहीं कर पाएगी। यानी धान की जो फसलें होती है, मूंग उड़द की फसलों की बात हो रही है, इनको अधिक पानी की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर हम इन्हें शीत ऋतु में बोएंगे तो पानी की मात्रा में क्या होगी बच्चों? कमी होगी, जिसके कारण ये जो फसलें हैं अच्छे से इनका विकास नहीं होगा और अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। तो बच्चों आज हमने 3 कार्यपत्र को हल किया है, एक साथ हल करने का प्रयास किया है। आज हमने 53, 54 और 55 3 कार्यपत्र एक साथ हल किए हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के द्वारा हमें सजेस्ट करने का प्रयास जरूर करें। अगर हमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। थैंक यू।